हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हुई, क्या होती है, कैसे इसकी ओरिजिन कैसे हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और इसके अलावा हमने देखा टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, उसके अलावा हमने वेव फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी जो कंडीशंस हैं वो पढ़ी। ठीक है, हमने इसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ी, इसके अलावा हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पढ़ी। ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी, और अब हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब, है ना। अच्छा, मैं यूनिट में सिलेबस में बता देती हूँ आपको। हाँ, सेकेंड यूनिट में आपके 2 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो हमारी पूरी हो ही गई है, सेकेंड यूनिट में फर्स्ट सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है, जैसे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, और ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो सेकेंड यूनिट में फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। ठीक है, ओके। थोड़े पहले शुरू में थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहले आपका है, कुछ फंक्शंस आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जिसमें से मतलब आपको इनमें से छांटना है कि कौन से फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है आपका साई इज इक्वस टू ए सेक एक्स। ठीक है, नंबर 2 है आपका साई इज इक्वस टू ए टेन एक्स। ठीक है, नंबर 3 है आपका साई इज इक्वस टू ए ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट है आपका नंबर 4 पे साई इज इक्वस टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 4 फंक्शंस आपको गिवन है, और इन 4 फंक्शंस में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जैसे हम पढ़ चुके हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन का जो वेव फंक्शन होगा या उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसमें जो वेव फंक्शन आता है, हम इक्वेशन जानते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन हम दोनों जानते हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस जानते हैं, टाइम डिपेंडेंट भी जानते हैं और टाइम इंडिपेंडेंट भी जानते हैं। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी को आप ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हो, यानी कि ये वाली जे एच कट डेल बाई डेल टी साई आर टी। ठीक है, इज इक्वस टू हैमिल्टोनियन, जिसमें आता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 प्लस बी साई बी, और बाहर आपका साई आता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो साई फंक्शन है, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड दिस श्रोडिंगर इक्वेशन इज़ टाइम डिपेंडेंट। और जो दूसरी है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट, दैट इज़ एच साई इज इक्वल टू ई साई। यू नो बोथ वेरी वेल। ठीक है, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर फंक्शन साई है। भाई इक्वेशन जिसमें होती है, फंक्शन जो भी होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे ये इस वाली इक्वेशन में साई का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो साई का आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, यहाँ पे टाइम की फॉर्म में आएगा, यहाँ विदाउट टाइम की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से फंक्शन सॉल्यूशन है। अब हमने इन पे कंडीशन देखी हुई है कि जो भी फंक्शन साई श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या क्या खास बात होनी चाहिए। एक तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट इसकी कंडीशन है वो है कि ये फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि सतत होना चाहिए, एकलमानी होना चाहिए और परिमित होना चाहिए। परिमित मतलब उसकी वैल्यू कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अगर वो ये बेसिक 3 कंडीशंस फॉलो करता है ना, तो वो फंक्शन क्या होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हल होगा और वो एक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसमें चेक करो, साई इज इक्वल टू ए सेक एक्स। आप देख रहे हो कि ये जो सेक है ना, अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पर पाई बाई 2 रखो, है ना, अगर मैं क्या करूँ इस फंक्शन में एक्स की जगह पर पाई बाई 2 रखूँ, तो सेक पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2। दैट मीन्स कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन भी इनफाइनाइट हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात आपको? बाकी सब पे कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी तो भी क्या है, हमने एक पॉइंट ऐसा पकड़ लिया, ठीक है, और भी हो सकता है ऐसे और भी पॉइंट हो, लेकिन एक पॉइंट से ही पता चल जाएगा आपका कि फंक्शन वैलिड है या नहीं है। समझ में आगे बात? तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर दिस फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती। समझ में आ रही है बात? इस वाली कंडीशन की वजह से ये वाला फंक्शन साई वैलिड फंक्शन नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। नंबर 2 पे आओ। यहाँ पर भी देखो, हम जानते हैं कि tan पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई/2 अपन कॉस पाई/2, याद नहीं भी रहती है तो ऐसे याद रख लिया करो, साइन पाई/2 अपन कॉस पाई/2 मतलब 0 मतलब इनफाइनाइट। tan पाई/2 की वैल्यू भी x इज इक्वल टू पाई/2 पर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। tan पाई/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये वाला फंक्शन भी वैलिड नहीं है, दोनों ही फंक्शन वैलिड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके अलावा आ जाओ इस पे, यहाँ पे देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू कितना रख दूँ, इनफाइनाइट रख दूँ, ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है दैट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन भी क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो रहे हैं भाई। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन इसके बाद ये वाला आओ, ये वाला, इसमें अगर आप x इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखते भी हो, ठीक है, 0 रखने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप इनफाइनाइट भी रखोगे तो क्या आएगा, साई इज इक्वल टू a अपॉन ई की पावर कितना, इन्फिनिटी, नहीं, हाँ, ई की पावर कितना आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, और वो नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, ई की पावर प्लस में इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी, नीचे मतलब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी मतलब वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, फंक्शन साई की वैल्यू 0 आएगी, दैट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। 0 जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि x का एक कंडीशन फॉलो हो गई अब हमारी फाइनाइट वाली, दूसरी हम चेक करते हैं कि क्या ये सिंगल वैल्यूड होगा, यानी कि किसी एक बिंदु पर क्या इसके एक मान होंगे या एक से ज़्यादा मान होंगे, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो आप देखो, x बराबर 0 रखो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जैसे जैसे आप x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओगे साई की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है सिंगल वैल्यूड भी है, ठीक है। कंटिन्यूस ई की पावर एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, तो ये एक कंटिन्यूस ग्राफ भी होता है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका ये वाला फंक्शन इकलौता ऐसा है, ये वाला भी नहीं था, ये वाला फंक्शन जो सारी कंडीशंस फॉलो करता है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, देयरफॉर दिस इज़ द ओनली फंक्शन दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ये आने पता होने चाहिए, पेपर में पूछ भी लेते हैं कभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ना आपके सामने, जैसे अभी यहाँ पे तो फंक्शंस दे रखे थे, अभी मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बनाऊंगी और मैं आपको चेक करना है कि क्या ये जो फंक्शंस हैं ये श्रोडिंगर इक्वेशन के फंक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे तो फंक्शन दे रखे थे, अब आपको ग्राफ दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट आपको कर्व जो दे रखा है वो इस तरीके का दे रखा है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड आपका जो दे रखा है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। थर्ड आपको जो दे रखा है इस तरीके से और एक इस तरीके से, मतलब ये फंक्शन आपका इनफाइनाइट पे, ये भी इनफाइनाइट पे जाता है, ठीक है। और भी दे रखे हैं आपको, एक और ले लो, जैसे एक आपको दे रखा है ये आप इस तरह से लो, ठीक है, ठीक है। और भी 2 बच रहे, वो भी देख ही लो, है ना, दिक्कत नहीं आएगी, ताकि कभी एग्ज़ाम में आ गया तो, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये 4-5 फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा है जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है और कौन सा ऐसा है जो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे इस वाले फंक्शन को, इस वाले ग्राफ को लेकर के चलते हैं हम पहले,
तो इस वाले ग्राफ में सबसे पहली कंडीशन तो ये चेक करते हैं कि क्या ये कंटिन्यूस है। तो भाई कंटिन्यूस तो ये है, क्योंकि ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ग्राफ मेरा कंटिन्यूस तो है। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या ये सिंगल वैल्यूड है? नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ हूँ, है ना, यहाँ पे आपका x है और इधर आपका सपोज करो y है, ठीक है, या फिर आपका कोई फंक्शन है। तो जब आप x में यहाँ हो तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड ग्राफ पर एक वैल्यू तो ये होगी और एक वैल्यू ये होगी। तो x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो वैल्यू आएगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, सिंगल वैल्यूड नहीं है ये। समझ में आ गई? तो x के किसी एक मान के लिए साई के दो मान आ रहे हैं, इसलिए ये वाला फंक्शन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाओ। ये वाला जो है, क्या ये कर्व कंटिन्यूअस है? क्या इसमें कहीं किंक यानी कि किंक या फिर ब्रेक्स आ रहे हैं? इसमें किंक आ रहा है भाई, इसमें देखो मुड़ाव आ रहा है, कंटिन्यूअस कर्व नहीं है। तो इसमें क्या खराबी है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये वाला ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, या वैलिड नहीं है। ये वाला तो पता ही चल रहा है आपको, ये वाला तो इनफाइनाइट पर जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। ये देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि इसमें एक साई एक्स की वैल्यू के लिए इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग जो है कई वैल्यू हैं। ठीक है, साई की कितनी वैल्यू है? साई की इसमें कई वैल्यू हैं। समझ में आ गई? एक इसके लिए एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ में कई जगहों पर वैल्यूज़ जो हैं डबल डबल हैं। यहाँ पे भी देखो हर जगह वैल्यूज़, ये देखो इस पॉइंट पर तो 3 है, बल्कि ये वाला जो बिंदु है इस पर एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो x की एक के लिए 3 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे भी देखो x की एक वैल्यू के लिए 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये इसमें क्या बुराई है? ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, क्योंकि इसमें x की एक वैल्यू के लिए साई की 3 वैल्यू मिलती है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये भी सिंगल वैल्यूड नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो फाइनाइट नहीं है, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, ये सिंगल वैल्यूड नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, और ये वाला भी सिंगल वैल्यूड नहीं है। तो इस तरीके से आपको पहचानने होते हैं फंक्शन। देखो इस वैल्यू के लिए यहाँ भी है वैल्यू, यहाँ भी है वैल्यू, तो x की किसी एक मान के लिए दो दो साई की वैल्यू आती हैं। देयरफॉर दिस इज़ नॉट वैलिड एंड दिस इज़ नॉट दी वेव फंक्शन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन वैलिड है, कौन सा नहीं है। तो आपको तो ये 3 कंडीशंस फॉलो करनी है। अगर कोई भी ग्राफ ये तीनों कंडीशंस फॉलो कर जाता है, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन है कि यदि एक्स अक्ष पर कण की रेंज दे रखी है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और इस रेंज में जो फंक्शन है साई, वो फंक्शन साई आपको दे रखा है ए साइन n पाई x अपॉन ए। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और अन्य स्थानों पर, मतलब 0 से a की रेंज में तो साई की वैल्यू ये है, और अदरवाइज बाकी जो जगहों पर बची वहाँ पर ये फंक्शन साई 0 है। तो 0 से a की रेंज में फंक्शन साई एक वैलिड है, वैलिड फंक्शन है। इसके अलावा उस वैलिड फंक्शन की वैल्यू 0 है ना। आपको क्या करना है, ये भी इसने दे रखा है कि ये गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट दिस कोफिशिएंट कैपिटल ए, देन कैलकुलेट कोफिशिएंट कैपिटल ए। तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम ऐसे करेंगे कि हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। ये आपको दे रखा है कि फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, सिंस फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, देयरफॉर क्या कंडीशन फॉलो होगी कि साई स्टार साई डी वी, तो क्या डी वी की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स का है तो डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। वैसे तो लिमिट -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है, बट गिवन जो रेंज है वो है 0 to a,
तो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to a। तो आपको गिवन वेव फंक्शन का क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट एंड देन इक्वल टू इट 1, क्योंकि दिस इज गिवन, दिस इज अ नॉर्मलाइज फंक्शन। और या फिर आपको प्रसामान्यकृत फलन है, प्रसामान्यकृत की कंडीशन यही होती है 1 के इक्वल रख दो, तो आपका बाहर जो है मल्टीप्लाई करने पर a² आएगा, है ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये खुद भी होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं आ रहा ना, आयोटा आता तो प्लस माइनस की दिक्कत आ सकती थी, चेंज हो सकता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है और मुझे ए की वैल्यू बताना कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके अलावा और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।